सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 90वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ता जाता है और आज हम लोग इस बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 90वीं कड़ी में पहुंच चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर गरिमा रावत। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके जीवन के उद्देश्य के बारे में। डॉक्टर गरिमा रावत, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 90वीं कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सभी बड़ी बिंदियों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर विभा कुमारी और विभा रानी दीदी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे सम्मान से अनुग्रहित किया। धन्यवाद। गरिमा जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमारी बड़ी बिंदियों को आप अपनी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में बताएं। जन्म तो मेरा वैसे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हुआ है, परंतु पिता की प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद हम लोग जयपुर आ गए और जयपुर से ही मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई है। तो मेरा जो स्कूलिंग हुआ वो भी जयपुर में हुआ और ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक के लिए मैं वनस्थली विद्यापीठ गई और वहां से मैंने हिंदी साहित्य को अपना विषय चुनकर स्नातक पूर्ण किया। उसके बाद मैं पुनः जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया, एमए हिंदी, एमए राजनीति विज्ञान और एमए अंग्रेजी शास्त्र में। यानी कि इन तीनों विषय में एमए करने के पश्चात मैंने राजनीति शास्त्र को अपना विषय चुना और राजनीति शास्त्र में नेट पास किया और उसके बाद पीएचडी की। पीएचडी में भी मेरा विषय भूटान की विदेश नीति के निर्माण में उसके सांस्कृतिक पक्ष की भूमिका थी, जिसके तहत मैंने भूटान की विदेश नीति और उसकी संस्कृति दोनों से जुड़ी हुई विचारधारा को अपने पीएचडी का विषय चुना। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि यहीं तक तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। शिक्षा आप जितनी लेते जाते हो उतनी ही लगता है कि आप पीछे रह गए, कुछ बाकी है, कुछ रह गया है। तो मैंने फिर उसके बाद बीजेएमसी का कोर्स किया, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना डिग्री ली और उसके बाद मैंने बीएड किया कि मुझे लगा कि एक ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप शिक्षा के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। इसीलिए मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अपनी बीएड की डिग्री ली और उसके बाद वर्तमान में मैं प्राचार्य के पद पे जयपुर में ही टुटौली में कार्यरत हूँ। पर इसके साथ साथ मैंने कोचिंग में भी अपने आप को जोड़ा, क्योंकि मुझे लगता था कि प्राचार्य के रूप में काम करते हुए कहीं मैं अपने विषय से दूर न हो जाऊं, क्योंकि राजनीति विज्ञान मेरा विषय है। तो विषय पे पकड़ तभी बनी रहती है जब आप छात्रों के साथ संपर्क में रहते हैं। तो मैंने कोचिंग में राजनीति विज्ञान को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाने का काम शुरू किया। काम जरूर है, पर वो मेरी इच्छा है, मेरी लगन है और मेरी, जो हम कहते हैं कि पैसे से बढ़कर कहीं अधिक मनोदशा को या मेरे मन को प्रफुल्लित करने की एक जरिया है। तो इसीलिए मैं वहां पे पढ़ाती भी हूँ। सिर्फ 2 घंटे का समय मुझे देना होता है, पर फिर भी मैं निकालती हूँ वहां, क्योंकि मेरे मन को शांति मिलती है। उसके अलावा मैं काव्य लेखन से भी जुड़ी हुई हूँ और अपने कविताएं वगैरह लिखती भी हूँ और प्रकाशित भी होती हैं। पर ये सब जो है, यही मेरे जीवन की एक छोटी सी धारा है जो अभी बह रही है, चल रही है।
बहुत अच्छा। जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कठिन समय आया और उस समय जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, बहुत ही निराश करने वाली प्रतिक्रियाएँ थी। तो ऐसे में कठिन समय को आपने अपनी ताकत में कैसे बदला? जब मैं बहुत छोटी थी और रही होंगी 6-7 साल की, तब एक दिन मेरे मेरे 3 भाई हैं, तो मेरे तीसरे भाई का जब जन्म हुआ तो मेरे घर में कोई मम्मी को सँभालने वाला नहीं था, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे मम्मी के लिए कुछ करना है। तो मैं स्टूल पे खड़े होके प्रयास कर रही थी कि उनके लिए रोटी वग़ैरह बना दूँ और उस टाइम मैं स्टूल से गिर गई और मेरी बैकबोन टूट गई। तो वो जो परिस्थिति थी कि जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई, उससे पहले ही इतनी विकट समस्या आ गई। फिर मेरे माता-पिता भी इस समस्या से ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक तो वो लड़की है, ऊपर से अगर कोई विकृति उसमें है शारीरिक रूप से, तो हमें समाज के आधार पे बेटी के विवाह में बेटी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यही कह सकती हूँ कि नदी जब अपने प्रवाह से बहती है, तो असंख्य उतार-चढ़ाव देखती है। पर उन सारे उतार-चढ़ावों को वो अपने आत्मबल के आधार पे ही पार करते हुए उन बाधाओं को हराती है, हरा के अपने वेग को, अपनी प्रखरता को, अपनी ताकत बनाती है और उस ताकत से अपने आप को पूर्ण करती है, संपूर्ण करती है और फिर जब वो समतल क्षेत्र में आती है, तो शीतल, सौम्य और अपनी शीतलता के साथ निर्मल धारा के रूप में बहती है। तो यही एक विचार था, यही एक सोच थी जो मैं अपने जीवन में लेके चली। हाँ, मेरे जीवन में बाधाएँ तो बहुत थी, परेशानी भी थी, क्योंकि समाज में जब आप कहीं जाते हो, तो लोग आपको देखकर सिर्फ यही कहते हैं कि अरे! तुम्हारे ये क्या है? या ये परेशानी क्या है? उस परेशानी को लेकर हर कोई आपको पॉइंट आउट करता है, हर कोई आपको ये जताने की कोशिश करता है कि आप हमारे समकक्ष नहीं हो, आप हमारे बराबर नहीं हो, आप हमसे कहीं न कहीं कमतर हो। तो कुछ न कुछ कमी आप में है और अपनी इस कमी को काफ़ी समय तक मैंने भी अपने मन में रखा और ये एक चुनौती थी मेरे लिए कि इस सोच से, इस विचार से स्वयं को बाहर निकालना। क्योंकि जो समस्या है, वो व्यक्ति के साथ तो है ही, पर परिवार और समाज उस समस्या को और विकृत बना देता है। व्यक्ति को मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर देता है कि आप समस्या से ग्रस्त हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप रुक नहीं सकते। तो इन सब बातों को लेकर मैं भी चल रही थी, बढ़ रही थी। हाँ, स्कूलिंग की, पर एक विचार था कि ये बेचारी। तो बेचारी शब्द जो था वो मन में कहीं कचोटता था, कहीं मुझे प्रताड़ित करता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई हथौड़ा-सा पड़ रहा है मेरे सर पे कि वो हथौड़ा ये कह रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कहीं पर भी सक्षम नहीं हो और तुम ना जीवन में कुछ कर सकते हो। पर मैं अपना सौभाग्य मानूँगी, क्योंकि सौभाग्य ही है कि मैं वनस्थली गई। वहाँ पे जाके मुझे इतनी अच्छी सखियाँ मिली, इतनी अच्छी सहेलियाँ मिली, जिन्होंने मेरे मन को समझा, मेरे विचारों को समझा और मुझ में जो कमी थी, उस कमी को मेरे गुणों से भर दिया। उन्होंने मुझे ये जताया कि कमी नहीं है तुम में गुण है। माता-पिता का तो साथ था ही, पिता का सानिध्य था, माँ पीछे खड़ी थी, पर फिर भी जो आपको समझ सकता है, जो आपको आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकता है, वो आपके मित्र ही होते हैं। तो मुझे भी इतने अच्छे मित्र मिले, इतनी अच्छी सखियाँ मिली, जिन्होंने मेरी जो कमी थी, उसको रचनात्मकता से भर दिया। तो वहीं से मुझे कविता लिखने का शौक हुआ, हिंदी साहित्य के प्रति लगाव हुआ। विषय ज़रूर मेरा राजनीति विज्ञान है, पर हिंदी साहित्य वो कहते हैं ना आत्मा में बसता है, तो आत्मा हिंदी साहित्य है। और मैं तो सिर्फ सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफलता न मिले, नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक सफलता न मिले, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किए बिना कुछ भी जय जयकार नहीं होती। तो ये बात तो सही है कि जब तक आप अपने आप को अंदर से मजबूत, सक्षम, समर्थ नहीं बनाएंगे, कोई भी आपके साथ कितना ही सपोर्टिंग क्यों ना हो जाए, कभी भी आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं को सिद्ध करने के लिए स्वयं को सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। गरिमा जी, आज भी समाज की ऐसी सोच है कि परिधि पर जो लोग हैं, यदि बहुत संघर्ष करके वो केंद्र में आ भी जाते हैं, तो उन्हें वो स्वीकृति, वो महत्व, वो स्थान, वो प्रतिष्ठा नहीं देते हैं लोग, जो पहले से केंद्र में स्थापित लोगों को देते हैं। तो इस संदर्भ में आपके अपने अनुभव क्या हैं? वैसे तो देखा जाए 1947 में हमारा देश औपनिवेशिक स्वराज्य, औपनिवेशिक शासन से यानी कि ब्रिटिश शासन से स्वराज को प्राप्त हुआ। तो हम स्वतंत्र तो हो गए। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना दिया। अब संविधान लागू भी हो गया। संविधान में हम लोगों को स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक आधार, सब सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। यानी कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि जो लोग परिधि पे रह रहे हैं, वो परिधि से कहीं केंद्र की ओर आए, यानी कि उनको भी जीवन जीने का, उनको भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने का, यानी कि आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, नागरिकों को मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए ताकि राज्य अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य करें। गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लिंग भेद जैसे जो विचार हैं, जातिवाद जैसी संकीर्णता है, उन सब को समाज से, राष्ट्र से, उसके अस्तित्व को नष्ट कर दिया जाए। पर अगर हम देखें तो वर्तमान में प्रयास तो काफी हुए। जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं की वो विचारधारा शुरू में तो सही ढंग से चली। सांप्रदायिकता, जातिवाद, लिंग भेद, इन सबको दूर करने के प्रयास हुए। पर धीरे धीरे जब हम अपनी राजनीति की तरफ देखते हैं तो जैसे जैसे राजनीति में भ्रष्टाचार और वोटों की राजनीति शामिल होने लगी, तो ये जो विचारधारा है कि परिधि के लोगों को केंद्र में लाया जाए, यानी कि जो लोग दलित हैं, कुचले हुए हैं, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे जो मतभेद, विभेद या भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, हर जगह रूढ़िवादी विचारधारा पुनः वापस व्याप्त होती दिखाई देती है कि अच्छा ये महिला है तो इसके साथ इसको ये करना चाहिए। यानी कि वो अगर कोई काम कर रही है, घर के दायरे से बाहर निकल के जा रही है, तो लगता है कि घर का काम करना भी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो यानी कि हम जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है उन सारी व्यवस्थाओं को आज नहीं मान पा रहे हैं। हम संविधान की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, पर कानून और संविधान कहाँ तक ऐसे लोगों की सुरक्षा कर पाएगा जब तक कि ये लोग स्वयं सशक्त और सबल न बन पाए। और उसके लिए विचारधारा, ये जो राजनीति है, इसको बदलने की होनी चाहिए। यानी कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो मौका परस्ती है, उसका विरोध होना चाहिए। आतंकवाद है, ये जो प्रदर्शन है, बंद है, हड़तालें हैं, ये सारी विचारधारा हमें परिधि से केंद्र की ओर लाने में कहीं ना कहीं रोक रही है। और हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, प्रेस, जो कि आज अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी वर्तमान प्रणाली में, इस राजनीति में कहीं ना कहीं इसके भ्रष्टाचार में, इसके इस खेल में शामिल हो चुका है। तो प्रयास वापस वही करने पड़ेंगे, पर प्रयास सफल होने चाहिए। सफल तभी होंगे जब हमारे विचार
सही होंगे, स्वच्छ होंगे, निर्मल होंगे। समाज में सशक्तता को कुछ लिंग, कुछ वर्ग, कुछ जाति से जोड़ दिया गया है। सशक्तता का पर्याय, यदि कोई दलित व्यक्ति बहुत सशक्त है तो उसे कहा जाता है, अरे ये तो लगता ही नहीं है कि ये दलित है। कोई स्त्री यदि बहुत सशक्त है तो उसे पुरुष की उपमा दे देते हैं, कहते हैं कि अरे अब ये औरत कहाँ है, अब तो ये मर्द हो गई है। और जब आपने प्राचार्य का पद संभाला तब आपको भी ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली कि लोगों ने आपको मर्द या मर्दानी या पुरुष इस तरह की उपमा से पुकारने लग गए। तो मुझे लगता है कि इस सोच को कैसे बदलें, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्यों सशक्तता का पर्याय किसी जाति या किसी लैंगिकता से या किसी वर्ग से जोड़ दिया जाता है? आज समाज में हम कहें तो शिक्षा है, व्यक्ति शिक्षित हो चुका है, उसकी विचारधारा में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम फोन का यूज करते हैं, किसी समय में फोन जो था वो डब्बे वाला चलता था, तो हम उसमें घुमा के डायल करते थे। फिर उसके बाद आए छोटे फोन, वो हम लेके चल सकते थे। पर आज स्क्रीन टच है, तो जैसे तकनीक बदल रही है ऐसे विचारधारा भी तो बदलनी चाहिए। पर नहीं, विचारधारा नहीं बदलती, लोगों की विचारधारा वही है, रूढ़िवादी, पुरातन। अगर कोई महिला काम कर रही है, कोई महिला पद पे बैठी है, तो ये लगता है कि उस महिला को पहले तो स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं महिला नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, मैं पुरुष के समकक्ष हूँ। तो यानी कि ये सिद्ध करने की महिला को आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नारी है। उसका नारीत्व, उसका कोमल स्वभाव, उसकी भावनाएं, उसके विचार उसके साथ हैं, उससे अलग नहीं। तो मेरे साथ भी काफी हद तक ये बात मैंने देखी है कि प्राचार्य के रूप में कार्य करते हुए कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे समकक्ष हैं या जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, वो ये सोचते हैं कि मैडम तो क्या जानती होंगी, या मैडम को क्या आता है। जब कभी केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो लगता है कि अच्छा पेपर वगैरह रखना है, या इनको सुरक्षा, इनकी सुरक्षा मैडम क्या कर पाएंगी। क्यों? क्या हम नारी हैं सिर्फ इसीलिए? हम भी तो सक्षम हैं, समर्थ हैं। सुरक्षा क्या है, कानून क्या है और नियम क्या है, कायदे क्या है, ये तो हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। तो ये आपको बताना पड़ता है, सामने वाले को जताना पड़ता है कि हम भी इतना जानते हैं, हम में भी बुद्धि है, हम किसी से कम नहीं है। और सबसे पहली बात तो यही होती है कि महिलाओं को स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है, स्वयं को सक्षम साबित करना पड़ता है। और जब आप साबित कर देते हो तब सामने वाला कहता है कि ये तो मर्दानी है, या ये पुरुषों के समकक्ष है, या पुरुष की उपमा दे दी जाती है। तो हमें ना तो किसी की उपमा चाहिए, ना किसी का नाम चाहिए, बल्कि हम स्वयं खुद में सक्षम हैं, समर्थ हैं, स्वयं ही परिपूर्ण है। तो मैं यही सोचती हूँ, कोमलता और कठोरता दोनों का मिश्रण अपने विचार के साथ लेकर चलना, अपने व्यवहार के साथ लेकर चलना और सशक्त निर्णय लेना, ये नारी की पहचान है। ये पुरुषत्व से या किसी और विचारधारा से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके बारे में मुझे पता है कि आप कई विचारकों से, महान विचारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित और प्रेरित हैं। उनमें से कुछ पाश्चात्य भी हैं, कुछ भारतीय भी हैं। तो किन विचारकों का आप ज़िक्र करना चाहेंगी, जिन्होंने आपको मजबूती से खड़ा होने में मतलब सहायता की है, या जिनको आप सहायक मानेंगी, जिनके विचारों को आप सहायक मानेंगी? जब मैंने अपना ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ से किया तो वहां पे मुझे लाइब्रेरी में बहुत से विचारकों को पढ़ने का, जानने का मौका मिला। उनमें से कुछ थे, जैसे कि सभी जानते हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, जिन्हें कि हम पुनः जागरण का अग्रदूत कहते हैं। तो ये जो विचारक हैं, इन्होंने समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाया। इनके सामने भी कई बाधाएं आई, जैसे राजा राममोहन राय हैं, वो सती प्रथा जो उन्होंने बंद कराई, जो प्राचीन परंपरा थी, जिसको कि हम अपनी परंपरा मानते थे, हम ये सोचते थे ये तो हमारी सभ्यता संस्कृति का रूप है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। पर उन्होंने उस प्रथा को बंद कराने का इतना
सटीक और कठोर निर्णय लिया, क्योंकि वो परंपरा समाज में सिर्फ नारी को नीचा दिखाने के लिए थी। दूसरी मैं बात करूंगी महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि नारी अगर परिवार में शिक्षित है तो मान लो कि पूरा की पूरा परिवार शिक्षित है। तो यानी कि महात्मा गांधी जो है वो भी चाहते थे कि समाज में, राष्ट्र में नारी आगे बढ़े, नारी शिक्षित हो, क्योंकि नारी की शिक्षा महत्वपूर्ण है। नारी अगर शिक्षित होती है तो वो स्वयं शिक्षित नहीं होती, बल्कि अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, अपने बच्चों को शिक्षित करती है और राष्ट्र को नव भविष्य निर्माता मिलते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी मुझे काफी प्रेरित किया, क्योंकि उनके जो बचपन की कहानी थी कि यानी कि जब वो स्कूल जाते थे, तो क्योंकि वो दलित जाति के थे, महाराष्ट्र की एक ऐसी दलित जाति जो कि अछूत मानी जाती है, तो उस जाति के होने के कारण उनको स्कूल में क्लास में बैठने का मौका नहीं मिलता था। वो क्लास के दरवाजे के बाहर बैठा करते थे और टीचर अंदर क्या लिख रहे हैं वो दूर से देखा करते थे। कभी शिक्षक उनकी कॉपी को चेक नहीं करते थे, उनको करेक्ट नहीं करते थे, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने आत्मबल के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे शिक्षा को प्राप्त किया और आज हम संविधान निर्माता के रूप में उनका सम्मान करते हैं। हर जगह उनकी मूर्ति देखते हैं, उनके हाथ में संविधान की पुस्तक देखते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी शिक्षा के बल पे, अपने आत्मबल पे, अपनी विचारधारा के बल पे परिस्थिति को बदल सकता है, लोगों की सोच को बदल सकता है, लोगों की विचारधारा को बदलने का काम कर सकता है। आपने एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई और बहुत छात्रों को प्रेरित कर रही हैं, उन्हें पढ़ा रही हैं, उन्हें आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें करियर के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन आपको सुनने के लिए अभी भी मिलता है कि अच्छा खुद बन गई, देखो अभी भी 2 बेटियों की माँ है, इसकी 2 बेटियां ही हैं, ओह इसकी 2 बेटियां ही हैं। तो ये समाज की प्रतिक्रियाएं कब बदलेंगी? माँ ने स्वयं सारी बाधाओं को पार करके दिखा दिया है, स्वयं वो आज 10, 20, 50 बच्चों का सहारा बन के खड़ी हो रही हैं, लेकिन समाज है कि उसे आज भी जता रहा है कि तुम अभी भी कुछ नहीं हो, ओहो तुम्हारी 2 बेटियां ही हैं। अब क्या क्या प्रतिक्रिया देती हैं, आपका क्या उत्तर होता है ऐसी परिस्थितियों में? हाँ, ये तो है कि समाज में आप जहां भी जाते हो तो हर कोई पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं। कि जब मैं कहती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो सामने वाले की एक बार तो नजरिए यही होते कि अच्छा आपके 2 ही बेटियां हैं, आपके बेटा नहीं है। तो मुझे लगता है कि समाज चाहे कितना ही शिक्षित हो जाए, कितनी ही व्यवस्था बदल जाए, जब मेरी दूसरी बेटी होने की थी तो सबने मुझे कहा कि आप चेक कराइए, हो सकता है कि आपके बेटा हो। पर मैं और मेरे हस्बैंड इस सोच को मानते ही नहीं थे। उनको भी ये कभी उन्होंने भी नहीं कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए, और ना ही मेरे अंदर ये विचारधारा थी कि हमें बेटी नहीं चाहिए। एक है, दूसरी भी है। दूसरी बात ये कि मैं स्वयं बेटी हूँ, तो मुझे पता है कि बेटी माँ का कितना बड़ा संबल होती है, बेटी माँ का कितना बड़ा साथी होती है, और एक मित्र और एक सहयोगी, सबसे बड़ी तो बेटी ही होती है। तो परिस्थितियों के साथ लड़ना, लोगों को ये कहना कि हाँ बेटियां हैं, पर हमारी बेटियां तो कल चली जाएंगी शादी होके। तो कहाँ चली जाएंगी? आएंगी, जब भी आएंगी मन से तो आएंगी, अपनत्व के साथ तो आएंगी, प्रेम तो लेकर आएंगी, और जब भी आएंगी तो सहलाएंगी तो सही। तो यही सोच लेकर चली, आज भी यही लोगों को भी कहती हूँ और समझाती भी हूँ। आपने अपने परिचय के दौरान बताया कि बेशक राजनीति शास्त्र आपका प्रमुख विषय है, लेकिन साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। तो यदि इस समय आपकी कोई रचना आपके इर्द गिर्द हो, तो मैं चाहूंगी कि आप उनका पाठ हमारी बड़ी बिंदियों के लिए करें। बिल्कुल, मैं अपनी रचना पेश करती हूँ, जिसका शीर्षक है भग्न हृदय।
तप्त हृदय की करुण वेदना, तप्त हृदय की करुण वेदना क्या बुझेगी नैनों के जल से, क्या बुझेगी नैनों के जल से। किया पान विष का, किया पान विष का कहलाए महादेव, किया पान विष का कहलाए महादेव। भग्न हृदय मेरा रोज पान करे विष का, भग्न हृदय मेरा रोज पान करे विष का। नहीं कोई इसका मोल, नहीं कोई इसका मोल, संघर्ष जीवन का मूल मंत्र ज्ञात मुझे भी, संघर्ष जीवन का मूल मंत्र ज्ञात मुझे भी। कर्म क्षेत्र का संघर्ष यदि कर्म क्षेत्र का, संघर्ष यदि कर्म क्षेत्र का, लड़ सकती बन मर्दानी, लड़ सकती बन मर्दानी। तिरस्कार अपमान का विषपान, तिरस्कार अपमान का विषपान कर कैसे बढ़ूं। नारी होने का दंश यही, नारी होने का दंश यही। कभी वेदना जब गहराती, कभी वेदना जब गहराती, विचार मगन घनघोर उदासी काली अंधियारी रातों से, विचार मग्न घनघोर उदासी काली अंधियारी रातों सी। तिरस्कार की पीड़ा खंडित मन को, तिरस्कार की पीड़ा खंडित मन को चुभने लगती गंगा की पावन धारा समान, गंगा की पावन धारा समान। निर्मल निश्चल बहते बहते, निर्मल निश्चल बहते बहते, अपने सुख का न भान रखा, दुर्भाग्य सदा ही साथ रहा, दुर्भाग्य सदा ही साथ रहा। तोड़ किनारे बह जाऊं, तोड़ किनारे बह जाऊं, प्रचंड प्रलय बन टकराऊं, प्रचंड प्रलय बन टकराऊं। मर्यादा की वेदी पर शीश सदा क्यों मेरा हो, मर्यादा की वेदी पर शीश सदा क्यों मेरा हो। संस्कार सभ्यता के बंधन, संस्कार सभ्यता के बंधन सदा हुए क्यों मेरे हैं, सदा हुए क्यों मेरे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आपकी जो रचना है ये भग्न हृदय सचमुच बहुत ही मार्मिक है। इसी के साथ चाहूंगी कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर भी आप थोड़ी सी अपनी बात रखिए, क्योंकि युवाओं से ही हमारे देश की जो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हीं से हमारा सब कुछ तय होता है। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि माना कि आज सोशल मीडिया है, सोशलाइजेशन के लिए आपके पास इंटरनेट है, आप फेसबुक से जुड़े हैं, आप इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, पर वो सोशलाइजेशन से कहीं अधिक अच्छा सोशलाइजेशन ये है कि आप समाज से जुड़िए, आप परिवार से जुड़िए, आपके परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ जुड़िए, उनसे अपने विचार रखिए, उनके अनुभव सुनिए, उनके बारे में जानिए और ये समझिए कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कैसे जिया, उनके अनुभवों से कुछ सीखिए, कुछ जानिए। क्योंकि सामाजिकता वही है जब हम समाज में जुड़कर समाज के लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ फेसबुक या इंस्टा के जरिए किसी को लाइक कर दिया, किसी से हाय हेलो हो गई। समाज में बदलाव कब आएगा? जब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, जब वो मिलके काम करेंगे, जब वो अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन भी तब आएगा जब वो बाहर देखेंगे, इस मोबाइल के दायरे में कैद नहीं रहेंगे, इस दायरे से कहीं बाहर निकल के वो समाज को देखेंगे, समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं। तो उनके घर के आसपास कोई जीव जंतु है, चाहे उसको 2 दाने दे दें, चाहे कोई कुत्ता ही हो, उसको 2 बिस्किट दे दें, यानी कि एक भावना उनके अंदर जागेगी, अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना, जिसकी हमारे राष्ट्र को जरूरत है। अभी कोरोना काल में हमने यही सब देखा और यही सब जाना कि समाज से हम दूर तो हो गए, पर
ये जो लॉकडाउन था इसने हमें दूर भी किया, पर हमें झकझोर भी दिया। हमें ये भी बता दिया कि मनुष्य को मनुष्य के साथ जुड़ना भी आवश्यक है, मनुष्य को मनुष्य के साथ रहना भी आवश्यक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आज का युवा वर्ग ये विचारधारा लेके चले कि समाज के लिए हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, ना कि वो मोबाइल में ही कैद रहे। कुछ चीजें आपके बारे में मुझे लगता है ज़रूर बताई जानी चाहिए दुनिया को, क्योंकि देश के, समाज के किसी कोने में कोई दंपति बहुत कुछ कर रहा है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। आप समाज के लिए काम कर रहे हैं और आपके पति भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और आप अध्यापन के क्षेत्र में, और वो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हैं और आप अध्यापन के क्षेत्र में। तो ये 2 डॉक्टर मिलकर जो समाज का इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको। लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब की पोस्टिंग सदैव किसी न किसी सुदूर इलाके में रहती है और आप जयपुर में निरंतर, और जयपुर से जुड़े हुए जो और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां आप पढ़ाती रहती हैं, पढ़ाने के लिए अक्सर जाती रहती हैं, और बहुत अतिरिक्त समय भी आप छात्रों को देती हैं। तो ये जो आपके वैयक्तिक संघर्ष हैं, उन्हें आप समाज के लिए किस रूप में देखती हैं? आपको क्या लगता है कि आपके इस संघर्ष से और आपके पति के संघर्ष से समाज में कैसे बदलाव आने वाले हैं? ये तो आपने सही कहा कि हम दोनों अपने-अपने क्षेत्र के डॉक्टर हैं। हाँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ और वो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक जीवन को गढ़ता है, एक जीवन को बचाता है। तो जीवन को बचाना जितना ज़रूरी है, उतना जीवन को गढ़ना भी ज़रूरी है। पर हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उनका जो कार्य है, वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा कि डॉक्टर्स घर ही नहीं आ पाते थे। उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, परिवार बहुत पीछे रह गया था। तो ये सही है कि परिवार की सारी ज़िम्मेदारी देखने के लिए मैं हूँ, और उनको मैंने इस काम के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है कि ठीक है, आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। और वैसे भी वो जब जयपुर से या किसी और क्षेत्र से कहीं ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी है कि वो अपने काम पे फ़ोकस करें, क्योंकि जीवन को बचाना जितना महत्वपूर्ण है, जितना ज़रूरी है, वो हम दोनों की आपसी समझ के आधार पे ही तय हो सकता है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप आईं और आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर मुलाकात होगी और आपको हम लोग फिर सुन पाएंगे। इसी आशा के साथ आज इस प्रोग्राम को हम लोग समाप्ति की ओर ले चलते हैं, और सभी बड़ी बिंदियों से कहना चाहूंगी कि कृपया बाय मी ए कॉफी के लिंक पे जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी को सहयोग करें। अगले रविवार मिलेंगे फिर किसी एक और बड़ी बिंदी से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।